हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए स्टडी गाइडन विद मी चैप्टर नंबर 1 का एपिसोड नंबर 7 लेकर के आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी जो 6 एपिसोड्स हो चुके हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ये कंप्लीट पेज हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज की कहानी हम शुरू करेंगे यहाँ से, दैट इज रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स एंड विल डिस्कस रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो चलिए जी, तैयार हैं आप सब लोग मेरे साथ साथ इस किताब को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। ऑथर कहते हैं, removal of metabolic and products. Metabolism is sum total of various biochemical reactions in the body जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप। पहले जिक्र किया गया है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बाय द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट abundant of all the metabolism products. पढ़ते हैं पहली लाइन। At the same time that blood picks up oxygen in the lungs, carbon dioxide is released from the blood into the alveoli of the lungs. The respiratory movement of air and into and out of the lungs carries carbon dioxide to the atmosphere. तो आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं, that is breathing. Breathing or pulmonary ventilation. Breathing includes what? Inspiration and expiration. There is a pause also. So breathing में सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। हवा जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, टाइप 1 सेल्स, विच आर इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई के सामने से ये ब्लड कैपिलरी गुजर रही हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन ब्लड वेसल्स में, ये कैपिलरी के अपने एंडोथीलियल सेल्स हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की तरफ चली जाएगी और एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी। यही बात समझाई गई है इस पैराग्राफ में। एक एक लाइन को समझते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन भी देखते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स एट द सेम टाइम दैट ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन इन द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड into the alveoli of the lungs. जब ब्लड हमारे फेफड़े यानी लंग्स जो हैं, जब रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में छोड़ता है। इट्स जस्ट एन एक्सचेंज प्रोसेस, टेकिंग क्लीन एयर इन एंड पुशिंग द फोल एयर आउट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, the respiratory movement of the air into and out of the lungs carries carbon dioxide to the atmosphere. यानी सांस लेने और छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर हवा में चली जाती है। तो ये सिंपल पल्मोनरी वेंटिलेशन है, ब्रीदिंग है। सो ब्रीदिंग इन एंड आउट इज हेल्पिंग यू टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड यू आर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरमेंट, like opening a window to let the bad air escape outside. एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के मदद से अगर हम इस चीज़ को समझें, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, that carbon dioxide is the most abundant of all the metabolism and products. हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इवन पानी भी मेटाबॉलिज्म के कारण बनता है। इसके अलावा जब हम कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज़ अगर हमने खाई है, प्रोटीन्स हैं, है ना, अमीनो एसिड्स हैं, सो दे आर प्रोड्यूसिंग दी नाइट्रोजनस वेस्ट ऑल्सो। देयर इज अमोनिया, देयर इज यूरिया,
देयर इज यूरिक एसिड। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, आप जानते हैं, तो हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स बताए गए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट्स। किडनीज का क्या रोल है, जिक्र करते हैं किडनीज का। पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द किडनीज removes most of the other substances from the plasma besides carbon dioxide that are not needed by the cells. Kidneys एक तरह से filtering unit की तरह काम कर रहे हैं। These substances include different end products of cellular metabolism, जैसे कि यूरिया and uric acid. They also include excess of ions and water from the food that accumulates in the extracellular fluid. तो शरीर में एक्सेस आयंस भी हैं, पानी भी बन रहा है मेटाबॉलिज्म के कारण, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स किडनीज को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने हैं। पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द किडनीज रिमूव्स मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लाज्मा बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर नॉट नीडेड बाय द सेल्स। यानी जब ब्लड, रक्त किडनीज में से होकर के गुजरता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी कई फालतू चीजें प्लाज्मा में से बाहर निकाल देता है। तो किडनी CO2 भी एलिमिनेट कर रही हैं। वो कैसे हो रहा है हम जानेंगे आगे। CO2 कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किडनी के सेल्स में पानी के साथ जुड़ती है, H2CO3 बनता है, H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है H+ एंड HCO3 नेगेटिव में। तो जब हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बारे में। सो व्हेन द ब्लड इज पासिंग थ्रू द किडनीज फिल्टर आउट मेनी अनवांटेड सब्सटेंसेस in addition to carbon dioxide, means the things which the body doesn't need. Next line पे चलते हैं। These substances include different end products of cellular metabolism. तो यहाँ पे ऑथर ने different end products of cellular metabolism को जिक्र किया है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड। सो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इनमें कोशिकाओं के काम से बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये शामिल होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर मेड व्हेन द सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। यूरिया बनता है लिवर में एंड देन दीज आर रिमूव्ड बाय द किडनीज। यूरिया साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दे ऑल्सो इंक्लूड एक्सेस ऑफ आयंस। जब आप वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ आयंस और इवन पानी भी फ्रॉम द फूड दैट एक्यूमुलेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। खाने से जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा नमक और पानी शरीर में जमा हो जाता है वो भी इनमें शामिल होता है। सो किडनीज दे रिमूव द एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड एंड दैट इज कलेक्टिंग इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, लाइक ड्रेनिंग एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम कुक्ड राइस टू प्रिवेंट द sogginess. Kidneys perform their function first by filtering large quantities of plasma through the glomerular capillaries into the tubules and then reabsorbing into the blood substances needed by the body, such as glucose, amino acids, appropriate amount of water, and many of the ions. Most of the other substances that are not needed by the body, especially the metabolic waste products like urea, creatinine, they are reabsorbed poorly and they pass through the renal tubules into the urine. तो briefly यहाँ पे ऑथर ने किडनीज की फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करी है। हम जानते हैं नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। नेफ्रॉन में
ये वाला स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, द ब्लाइंड cup shaped dilated end of PCT. It is called Bowman's capsule. This duct is PCT, proximal convoluted tubule. Bowman's capsule में blood capillaries का एक गुच्छा है, tuft of capillary network, and that tuft of capillary network is what is called as glomerulus. These are glomerular capillaries which are fenestrated capillaries. तो चीज़ों का फिल्ट्रेशन यही होना है. There are different pressures which are involved in filtration जो हम आगे पढ़ेंगे. प्लाज्मा में से जो substances फिल्टर होके यहाँ पे आ जाते हैं, we call it as nephric filtrate. Plasma minus proteins and fats. Nephric filtrate is isotonic to plasma. यहां से जो ब्लड आ रहा है अफरेंट आर्टेरियोल से और जो ब्लड जा रहा है वो इफरेंट आर्टेरियोल है. सो ऑथर यहां पे कहते हैं कि किडनीज बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वापस चाहिए शरीर को तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं. दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. जैसे कि ग्लूकोज हैज हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू. अमीनो एसिड्स, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंसेज आर दोज विच आर कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड. तो बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें ऐड भी हुई हैं. तो ये जो प्रक्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं, दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में चीज़ें फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल टू आउटसाइड आ रही हैं. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में द सब्सटेंसेज आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दैट इज एडिशन ऑफ सब्सटेंसेज टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट. तो ये सारा प्रोसेस आगे हमने डिटेल में जानना है रीनल फिजियोलॉजी में. चलिए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं. किडनीज परफॉर्म देयर फंक्शन फर्स्ट बाय फिल्टरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा. तो याद रखिएगा किडनीज प्लाज्मा को फिल्टर कर रहे हैं. कहां से? थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. किस में? इनटू द ट्यूब्यूल. कौन से ट्यूब्यूल की बात हो रही है? नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर रीजन है जिसमें पीसीटी है पहला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले है LOH, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट. और जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, वो खास तरह की कैपिलरीज हैं. दीज आर फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. इन कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स में पोर्स होते हैं. सपोज दिस इज अ कैपिलरी and this is one endothelial cell, this is another endothelial cell. So these endothelial cells, they have pores and the pores are called fenestrae. These pores, they allow the passage of the substances. So the endothelial cells of glomerular capillaries have pores and the pores are called fenestrae. So these are fenestrated capillaries. किडनी सबसे पहले बहुत सारा प्लाज्मा छानकर नलिकाओं में भेजती है. नलिका यहां पे ट्यूब्यूल को कहा गया है. सो किडनीज स्टार्ट देयर वर्क बाय फिल्टरिंग ब्लड प्लाज्मा थ्रू टाइनी कैपिलरीज विच आर देन सेंडिंग दैट फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, राइट. तो यूरिन फॉर्मेशन में अलग अलग स्टेप्स हैं. पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है. यहां पे जिस प्रक्रिया का जिक्र किया जा रहा है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. वेरियस प्रेशर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद दूसरी प्रक्रिया है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड इसी के साथ साथ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. सो बेसिकली यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जिक्र किया गया है. किडनीज आर देन रीएब्जॉर्बिंग इनटू द ब्लड द सब्सटेंसेस विच आर नीडेड बाय द बॉडी. यहां पे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का जिक्र है. चीजें फिल्टर तो हो गई,
लेकिन बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी होंगी, उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेना है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेनी आयंस, सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स फिर से किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो चीज़ें शरीर को चाहिए, जैसे ग्लूकोज, पानी, अमीनो एसिड, आयंस, उन्हें वो खून में वापस ले लेते हैं। सो आफ्टर फिल्टरिंग, द किडनीज selectively take back what? The useful substances into the blood, and the useful substances are nutrients and even water and salts. It is like picking up the valuable items from a mixture before throwing the rest away. नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ऑथर कहते हैं, most of the other substances that are not needed by the body, especially the metabolic waste products like urea and creatinine, are reabsorbed poorly and pass through the renal tubules into the urine. So देखते हैं, बाकी फालतू चीज़ें जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, जो शरीर को नहीं चाहिए वो शरीर में दोबारा नहीं लिए जाते और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का जिक्र किया गया है। चलिए आगे ऑथर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का रोल बताते हैं, जीआई ट्रैक्ट का। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है दैट एंटर्स द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड इन द फीसिस। फीसिस की फॉर्म में हम उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब खाना जो पच नहीं पाता है और कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं मल के रूप में यानी फीसिस के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली आप जानते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर इजी एब्जॉर्प्शन। एंड डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर? इट स्टार्ट्स इन माउथ, इन द बकल कैविटी, by the action of the enzyme salivary amylase. Salivary amylase स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत करता है और स्टार्च को माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स में ब्रेक करता है। माउथ के बाद फूड पहुंच जाता है स्टमक में, जहां पे पेप्सिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो अपना काम करता है। फिर खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस आकर के मिक्स होते हैं, इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। फिर फूड पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग फंक्शंस हैं। इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, यहाँ पे बैक्टीरिया भी हैं जो बहुत सारे विटामिन्स B1, B2, B12, बायोटिन बनाते हैं। एंड फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फीसिस की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड and certain waste products like salts of heavy metals by expelling them in the form of feces. Next, liver, the main metabolic factory of the body. Among the many functions of the liver is performing so many functions. One important function is detoxification or the removal of ingested drugs and chemicals. Liver secretes many of these wastes into bile. Bile juice is produced by liver to be eventually eliminated in the feces. Liver के cells को क्या बोलते हैं? Hepatocytes. Liver is performing so many functions. Liver can store many minerals also. It can store iron, it can store zinc, vitamin B1, B2, B12. Liver can store ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लिवर। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है लिवर में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट। सो ऑथर सेज अमंग द मेनी फंक्शंस ऑफ द लिवर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ इंजेस्टेड ड्रग्स एंड केमिकल्स। लिवर का एक काम यह भी है कि वे खाए गए दवाओं और रासायनिक चीज़ों को
शरीर से बाहर निकालता है. So that is removal of harmful substances like drugs, chemicals that are entering the body through our food. और जब हम कोई भी दवाई या मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे भी लिवर मेटाबोलाइज करता है. So liver is like a security check that removes harmful items before they are planning to enter into a safe zone. Liver secretes many of these waste into bile. तो यहां पे जिक्र किया गया है बाइल जूस का. याद रखिएगा, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर and it is stored in gallbladder. Produced by liver and stored in gallbladder. Gallbladder stores and concentrates bile juice. Bile juice doesn't contain any digestive enzyme. It has bile salts, bile pigments. बाइल सॉल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट. बाइल पिगमेंट्स में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का जिक्र करेंगे. लिवर इन हानिकारक चीज़ों को पित्त बाइल को कहा गया है, पित्त में डालता है, जो बाद में मल के साथ यानी फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं. सो लिवर सेंड्स दीज टॉक्सिन्स इनटू द बाइल विच आर देन कैरिड फाइनली एंड रिमूव्ड थ्रू द फीसिस. नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस. यहां पे ऑथर अलग अलग सिस्टम्स का जिक्र करते हैं जो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम. शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम से. नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स: द सेंसरी इनपुट पोर्शन, then the central nervous system, which is the integrative portion, and the motor output portion. Sensory receptors जो हैं, they detect the state of the body, मतलब internal environment को भी, and even the surroundings. For example, receptors in the skin, they alert us whenever an object touches the skin. We have touch receptors. Then, the eyes are the sensory organs that give us a visual image of the surrounding area. The ears are also sensory organs for maintenance of balance and equilibrium and even for hearing. The central nervous system is composed of the brain and the spinal cord. तो basic divisions of nervous system की जानते हैं. जब हम nervous system की बात करते हैं तो 2 ब्रॉड डिविजन्स में आप इसे बांट सकते हैं. नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज PNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Peripheral nervous system, it includes the various nerves which are connected with the central nervous system. Suppose this is CNS, brain and spinal cord. Brain के साथ जुड़ी हैं cranial nerves, spinal cord के साथ जुड़ी हैं spinal nerves. So peripheral nervous system includes various nerves which are connected to the central nervous system. इसको further आगे divide किया जाता है somatic nervous system and autonomic nervous system में. Somatic nervous system and autonomic nervous system. Autonomic nervous system में sympathetic and parasympathetic nervous system आएंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे. Somatic nervous system में वो nerves हैं which are supplying the voluntary skeletal muscles. Voluntary muscles. So all these things will be discussed in detail in CNS. Brain क्या क्या काम करता है? Brain stores information, it generates thoughts, it creates ambition, and it determines reactions that the body performs in response to the sensations. Appropriate signals are then transmitted
through the motor output portion of the nervous system to carry out one's desires. सिंपल तरीके से समझिए, सपोज कीजिए ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कहीं से तो इंफॉर्मेशन मिलेगी पेरिफेरल रीजन से, तो सेंसरी इनपुट आ रहा है इसके पास। सेंसरी इनपुट कौन दे रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स। अलग अलग सेंसेशंस हैं हमारे पास, जैसे सेंस ऑफ स्मेल है, ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ टेस्ट है, गस्टेशन, देन वी हैव सेंस ऑफ हियरिंग, we have sense of vision. In addition to this also we have other senses. तो सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू CNS को ये सेंसरी इनपुट दे रहे हैं, एंड यहाँ से मोटर आउटपुट इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। दिस इज मोटर आउटपुट थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, ये जा रहा है इफेक्टर ऑर्गन्स के पास या इफेक्टर्स के पास। Effectors can be muscles or these can be glands. तो मोटे तौर पे नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे यही बताया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए एक एक लाइन को गहराई में समझते हैं। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज सेंसरी इनपुट पोर्शन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको इंटीग्रेटिव पोर्शन कहा गया, एंड मोटर आउटपुट पोर्शन। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं, संवेदी भाग यानी सेंसरी पार्ट, दिमाग और रीढ़ वाला हिस्सा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र किया गया है, और शरीर को हरकत में लाने वाला भाग यानी मोटर यूनिट। सो द नर्वस सिस्टम हैज 3 मेन पार्ट्स, सेंसर्स दैट आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, then brain and spinal cord क्या कर रहे हैं? They are processing the information, and motor nerves then they are sending the information to the effector organs. जैसे कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, एक प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है या स्क्रीन है, तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम भी काम करता है। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? Sensory receptors, they detect the state of the body and its surroundings. संवेदी अंग कहा गया है सेंसरी रिसेप्टर्स को, शरीर और उसके आसपास का हाल पता लगाते हैं। स्पेशल रिसेप्टर्स इन बॉडी कॉन्स्टेंटली सेंस चेंजेस इन बोथ द बॉडीज कंडीशन, शरीर के अंदर का भी और शरीर के बाहर का भी। तो रिसेप्टर्स जो है अंदर भी हैं जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। For example, receptors in the skin, they alert us whenever an object touches the skin. शरीर पे कुछ गर्म लगा है, ठंडा लगा है, जैसे ही कोई चीज़ हमारी त्वचा को छूती है तो रिसेप्टर्स तुरंत हमें बता देते हैं। Touch receptors in the skin immediately send signals to our nervous system when something is making contact. यहाँ पे हम आगे रिफ्लेक्स एक्शंस का भी जिक्र करेंगे। Reflex action is spontaneous an involuntary response of the body to a stimulus acting on a receptor. जैसे किसी गर्म चीज़ को आप छू लेते हैं गलती से तो एकदम से आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। सो ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है, विड्रॉल रिफ्लेक्स है। ब्रेन को इसके बारे में पता चलता है, लेकिन जब तक कि ब्रेन कोई निर्णय ले पाए, स्पाइनल कॉर्ड ने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है कि एक हार्मफुल स्टिमुलस है और इससे आपको दूर हटना है। आंखें जो है हमारी, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स हैं। द आईज आर सेंस ऑर्गन्स दैट गिव अस अ विजुअल इमेज ऑफ द सराउंडिंग एरिया। तो आंखें हमें आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती हैं। जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे हम रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स हैं विच आर मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स। रेटिना हैज रॉड्स एंड कोन्स which are actually modified bipolar neurons. Ears are also sensory organs.
अनडाउटेडली कान भी एक संवेदी अंग है. ईयर्स दे हेल्प टू डिटेक्ट द साउंड एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस. हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में कॉक्लिया है, वेस्टिब्युलर अपरेटस है. कॉक्लिया इज कंसर्न्ड विद हियरिंग एंड वेस्टिब्युलर अपरेटस इज कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. तो हमारे ईयर का काम बॉडी का बैलेंस बनाना भी है और सुनना भी है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सिंपल सी बात है, ये हम जान चुके हैं. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर दे फॉर्म द बॉडीज मेन कंट्रोल सेंटर. ब्रेन के काम क्या क्या है? ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इट जनरेट्स थॉट्स, इट क्रिएट्स एम्बिशंस and determines reactions that the body performs in response to sensations. दिमाग जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी जानकारी को जमा करता है, सोचता है, चाहतें बनाता है और तय करता है कि शरीर क्या प्रतिक्रिया देगा. सो ब्रेन इज प्रोसेसिंग एवरीथिंग. ये याद रखता है, इट रिमेंबर्स, ये सोचता है, प्लान्स बनाता है, एंड इट चूजेस दैट हाउ द बॉडी शुड रिस्पॉन्ड. Like a manager deciding that what action has to be taken based on the reports the manager is getting. Appropriate signals are then transmitted through the motor output portion of the nervous system to carry out one's desires. इसका मतलब है फिर हमारी इच्छा के अनुसार शरीर को काम करने का आदेश भेजा जाता है. So after the brain decides on an action, it sends signals through motor nerves to make the body move or act. Like clicking print on a computer and the printer starts working. एक simple comparison आपको यहाँ पे करके बताया गया है. An important segment of the nervous system is called autonomic system. Autonomic nervous system. It operates at a subconscious level and it controls many functions of the internal organs, including the level of pumping activity by the heart, movements of the gastrointestinal tract, and even secretions by many of the body's glands. तो यहाँ पे जिक्र किया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. मैंने कहा हम बॉडी में नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके फर्दर आप 2 पार्ट्स कर सकते हैं. सिंपैथेटिक nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is active during stressful conditions. Para is active during normal resting conditions. जैसे अभी आप आराम से ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अपना काम कर रहा है, किडनीज अपना काम कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेगुलेट कर रहा है. बट अचानक ही आपके सामने अगर असली का शेर आ जाए, सांप आ जाए, आप डर जाएं, तो क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट, देयर इज इंक्रीज इन योर ब्रीदिंग रेट, राइट. डर के मारे पसीना ज़्यादा आ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, डर के मारे आप कांपने लगेंगे, शिवरिंग होने लगेगा, डर के मारे गला सूख जाएगा. तो ये सारे काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाए हैं, राइट. सो बेसिकली ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक इज स्टिमुलेटरी एंड ओवरऑल इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इज इनहिबिटरी. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. जिन भी ऑर्गन्स का हमने यहाँ पे जिक्र किया, मेजरली वहाँ पे इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें एक सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही हैं, राइट. डिटेल्स ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी.
एक एक लाइन को समझते हैं। एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है जिसे ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट वर्क्स विदाउट द कॉन्शियस कंट्रोल, राइट? It operates at a subconscious level and controls many functions of the internal organs. तो ये हमारे बिना सोचे समझे खुद शरीर के अंदर के कई काम करता है। इट वर्क्स साइलेंटली। इस समय आपका दिल अपना काम कर रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, स्टमक अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही हैं। मैनेजिंग द वाइटल बॉडी प्रोसेसेस विदाउट यू हैविंग टू थिंक अबाउट देम। आप सोच तो नहीं रहे ना इस बारे में कि आपका दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ पंपिंग एक्टिविटी बाय द हार्ट, मूवमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सिक्रीशंस बाय मेनी ऑफ द बॉडीज ग्लैंड्स। दिल की धड़कन है, आंतों की हरकत और शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले तरल को ये कंट्रोल करता है। So it is regulating important activities like your heartbeat, your digestion, and the secretions from your glands, all without any conscious effort. आगे ऑथर जिक्र करते हैं हार्मोन सिस्टम्स का। हमारे शरीर में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। So located in the body are endocrine glands, organs, and tissues that secrete chemical substances called hormones. Hormones are basically biochemical messengers. Hormones are transported in the extracellular fluid to other parts of the body to help regulate the cellular function. So hormones are metabolic traffic man. They regulate metabolism. For example, thyroid hormone increases the rate of most chemical reactions in all cells, thus helping to set the tempo of the bodily activity. Insulin hormone controls the glucose metabolism. Adrenocortical hormones, they control sodium and potassium ion and protein metabolism. And parathyroid hormone controls bone calcium and phosphate. अलग अलग hormones का रोल बताया गया है यहाँ पे। Thus, the hormones provide a regulatory system that complements the nervous system. The nervous system controls many muscular and secretory activities of the body, whereas the hormonal system regulates many metabolic functions. So control and coordination in our body is by two main systems, nervous system and endocrine system. The nervous and hormonal systems, they normally work together in a coordinated manner to control essentially all the organ systems of the body. चलिए वन बाय वन लाइन समझते हैं। Hormone systems, they are located in the body. Endocrine glands. So located in the body are endocrine glands. There are certain organs and tissues also that secrete chemical substances which are called as hormones, metabolic traffic रेगुलेटर्स। तो शरीर में कुछ ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स और अंग होते हैं जो हार्मोन नाम के रसायन छोड़ते हैं। Certain glands and tissues in the body produce special chemicals called hormones. So remember, they are biochemical messengers and they are regulating your body processes. कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड या टिश्यू हार्मोन को रिलीज करता है अपने चारों तरफ के फ्लूइड में। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रेगुलेट सेलुलर फंक्शन। हार्मोन्स शरीर के एक हिस्से से निकलकर बाकी हिस्सों तक जाते हैं और कोशिकाओं का काम कंट्रोल करते हैं। सो हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड विच इज अराउंड द सेल्स। तो एक सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड है? एक सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड वेसल्स में ट्रेवल कर रहा है वो प्लाज्मा है।
राइट। तो यहाँ पे जर्नलाइज वर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कर दिया गया था, और ये वाला होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड. So interstitial fluid plus plasma is what is the extracellular fluid. For example, thyroid hormones increase the rates of most chemical reactions in the cells. Thyroid जो है metabolism को regulate करती है, thus helps to set the tempo of the bodily activity. Thyroid hormone कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को तेज करता है, जिससे शरीर की गति तय होती है. So thyroid hormone TH, जिसमें कि हम आगे पढ़ेंगे T3 and T4, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन. टेट्राआइडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन कहते हैं. थायरोक्सिन रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट बूस्ट्स हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शंस हैपन इनसाइड द सेल्स which affect energy and activity levels. Insulin hormone, which is a hypoglycemic hormone. Insulin regulates blood glucose level. Insulin controls glucose metabolism. Adrenocortical hormones, adrenal gland में cortex region है, medulla region है. Adrenal cortex जो है उसमें अलग अलग zones होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. Adrenal cortex, it has zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. It secretes glucocorticoids. It secretes glucocorticoids. It secretes mineralocorticoids and sex corticoids. Mineralocorticoids like aldosterone, right? तो ये हॉर्मोन्स जो हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया, दे आर कंट्रोलिंग सोडियम एंड पोटाशियम, आयन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. और पैराथायरॉयड ग्लैंड से आने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स बोन का कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल. यानी इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है. कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो नमक, पानी और प्रोटीन को रेगुलेट करते हैं. पैराथायरॉयड हड्डियों के कैल्शियम को कंट्रोल करता है. थायरॉयड ग्लैंड का भी हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, एंड पैराथायरॉयड का पैराथायरॉयड हार्मोन, जो दोनों मिलकर के कैल्शियम का, फॉस्फेट का लेवल रेगुलेट करते हैं. सो यानी डिफरेंट हार्मोन्स हैव स्पेसिफिक रोल्स. इंसुलिन मैनेजेस योर शुगर. अदर हार्मोन्स रेगुलेट सॉल्ट लेवल, प्रोटीन लेवल, एंड सम आर कंट्रोलिंग मिनरल लेवल ऑल्सो. सो हम कह सकते हैं दैट हार्मोन्स प्रोवाइड अ रेगुलेटरी सिस्टम दैट कॉम्प्लीमेंट्स द नर्वस सिस्टम. बड़ी ही खूबसूरती से ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के काम कर रहे हैं. हार्मोन एक अलग कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं जो तंत्रिका तंत्र की मदद करता है. हार्मोन्स वर्क अलोंगसाइड द नर्वस सिस्टम टू हेल्प मैनेज द बॉडी फंक्शंस. Nervous system controls many muscular and secretory activities of the body, whereas hormonal system regulates many metabolic functions. यानी जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, शरीर को हिलाना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए, और ग्रंथियों से चीज़ें निकालना, राइट, किसी ग्लैंड को मैसेज देना है कि तुम सिक्रीट करो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है. जबकि हार्मोन्स शरीर के अंदर की क्रियाएं कंट्रोल करते हैं. सो नर्वस सिस्टम मेनली हैंडल्स मूवमेंट एंड सिक्रीशन. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की सिक्रीशंस को भी रेगुलेट कर रहा है, राइट. मेडुला में, ब्रेन के मेडुला में बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं विच रेगुलेट सलाइवेशन, डीग्लूटिशन, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस. Hormones manage internal chemical functions like metabolism. Nervous and hormonal systems, they normally work together in a very coordinated manner to control essentially all organ systems of the body. तो यानी हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम मिलकर के पूरे शरीर के अंगों का काम कंट्रोल करते हैं. सो टुगेदर द नर्वस एंड द हार्मोनल सिस्टम्स एंश्योर that all organs they function in a balanced and coordinated way, right. इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें इम्यून सिस्टम का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से इम्यून सिस्टम शरीर के प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रहा है. और इम्यून सिस्टम के अलावा जो हमारी स्किन है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किस तरह से प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रहा है. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अलावा
Then we'll be discussing about reproduction also, which is sometimes not considered a homeostatic function, but it helps to maintain homeostasis by generating new beings to take the place of those which are dying. So all these things we'll be discussing in the next video, right? So I hope you have enjoyed the session. लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको अगर जानकारी चाहिए। मेरा ये एंड्रॉयड ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से ही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड आई होप कि आप सिंसियरली इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो ताकि आप गाइटन की किताब को अच्छे से समझ पाओ। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और याद रखिए वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। ऑल द बेस्ट।